अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शनल बजट्स। फंक्शनल बजट मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था पहले कल के लेक्चर में, और मैंने ये बताया था कि जितने भी किसी कंपनी के अंदर मुख्तलिफ़ फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल का फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, परचेज़ फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन है, लेबर का एक अलग से फंक्शन है, एचआर, इन सब का अलग अलग बजट बनाया जाता है। बजट के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका की बजट फैक्टर कहलाएगा, और आम तौर पे की बजट फैक्टर सेल्स का बजट होता है। सेल्स का टारगेट आपको दे दिया जाता है, और अगले सारे आपने जितने भी बजट बनाने हैं वो सेल के बजट को फॉलो करके बनाने हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे उसने लिस्ट दी हुई है फंक्शनल बजट्स की, कि सबसे पहले सेल्स बजट बनेगा। सेल्स बजट कैसे बनेगा वो हम आगे एग्जांपल में भी देखेंगे, कि आपको टारगेटेड सेल दी हुई है नंबर ऑफ़ यूनिट्स। आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को उनकी सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेल बजट बन जाएगा। इस ये बस सिंपल सा इसका तरीकाकार है। फिर प्रोडक्शन बजट सेल बजट को फॉलो करके बनेगा। रॉ मटेरियल यूजेज बजट और परचेज़ बजट ये प्रोडक्शन बजट को फॉलो करके बनेगा। लेबर बजट भी प्रोडक्शन बजट को फॉलो करके बनेगा, और ओवरहेड बजट भी प्रोडक्शन बजट को ही फॉलो करके बनेगा। तो सेल बजट की बेस पे बनता है प्रोडक्शन बजट, और बाकी चारों बजट बनते हैं प्रोडक्शन बजट की बेस पे। अब सेल्स बजट उसको कहते हैं इट इज़ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल सी बात है, ये इलस्ट्रेशन उसने दी है, और वो कहता है आप दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो दो प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। एक आपकी प्रोडक्ट है पीएस, और दूसरी प्रोडक्ट आपकी है टीजी। तो पीएस एंड टीजी दो आपके पास यूनिट्स हैं, यानी प्रोडक्ट्स हैं। दोनों का बजट दिया हुआ है कि 5000 आप यूनिट सेल करेंगे पीएस की, 1000 यूनिट सेल करेंगे टीजी की। तो दोनों मेंशन है यहाँ पे। प्लांट सेलिंग प्राइस आर 95 एंड 130 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली, यानी पीएस की जो प्राइस है वो 95 है, और टीजी की जो प्राइस है वो 130 है। आपने सेल बजट कैसे बनाना है वो सादी सी बात है, आगे उसने बना के दिखाया हुआ है। पहले आपने लिख लिया सेल यूनिट, फिर लिख लिया सेल वैल्यू। टोटल का कॉलम है, पीएस का है टीजी। 5000 को उसने मल्टीप्लाई किया 95 से। वर्किंग में उसने दिखाया भी है कि 5000 की क्योंकि सेलिंग प्राइस 95 पर यूनिट थी, तो उसको 95 से मल्टीप्लाई किया, तो पीएस का टोटल सेल बजट आ गया 4,75,000। टीजी की 1000 यूनिट उसने सेल करनी है, 130 पर यूनिट उसकी प्राइस है। 130 से वो मल्टीप्लाई करेगा, 1,30,000 उसकी टीजी की टोटल वैल्यू आ जाएगी, और वही टीजी का बजट है। दोनों को उसने ऐड किया, टोटल 6,05,000 आपका सेल्स बजट बन गया। ये बस इतना सा ही सिंपल सा है। दूसरी उसने अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह है, वो कहता है कि कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी, द प्रोडक्ट आर सोल्ड इन द रेशो 1:1, प्लांट सेलिंग प्राइस आर 100 एंड 200 per unit respectively. The company needs to earn 9 lakh revenue in the coming year. Prepare a sale budget for the coming year. कि अगर आपने 9 लाख रेवेन्यू अर्न करना है तो उसमें ए की कितनी यूनिट सेल होंगी और बी की कितनी यूनिट सेल होंगी। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका तो ये होगा कि हम 100 और 200 इसकी रेशो बना लेंगे, क्योंकि बैक एंड पे उसने रेशो दी हुई है 1:1। 1:1 का मतलब है कि दोनों की यूनिट्स बराबर बराबर सेल होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस एक की कम है, एक की ज़्यादा है। दोनों की अगर बराबर बराबर यूनिट आपने सेल करनी है, मसलन 10,000 यूनिट आप ए की सेल करेंगे, 10,000 ही बी की सेल करेंगे, लेकिन आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 9 लाख होना चाहिए। अब अगर आप प्राइस उनकी देखें तो प्राइस अगर दोनों की बराबर होती तो फिर तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी थी, लेकिन प्राइस एक यूनिट की $100 प्राइस है, जबकि बी यूनिट की जो प्राइस है वो $200 है। अब इसको हम कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे कि इनकी एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप एक तो ये है कि रेशो देख लें 100 और 200 में।
तो आप यूँ करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं कि आपको जो उसने प्राइस दी हुई है दोनों की, उसको हम ले लेते हैं। कि हमारे पास प्राइस है 200 और 300, सॉरी, प्रोडक्ट ए की प्राइस 100 है और प्रोडक्ट बी की प्राइस जो है वो 200 है। दोनों की जो रेशो है ना वो 1:1 है। इसका मतलब है जब भी हम एक मिक्स सेल करेंगे, यानी एक यूनिट एक्स की ए की सेल करेंगे और एक यूनिट बी की सेल करेंगे, तो हमें जो टोटल रेवेन्यू अर्न होगा वो $300 हमें रेवेन्यू अर्न होगा टोटल। तो अगर हमने 9 लाख का रेवेन्यू अर्न करना है, तो 9 लाख का रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमें कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी कि 9 लाख को हम डिवाइड करेंगे कि हर दफ़ा जब हम एक यूनिट एक्स और एक यूनिट वाई की, या एक यूनिट ए और एक यूनिट बी की सेल करते हैं, तो हमें 300 रेवेन्यू अर्न होता है। तो हम टोटल रेवेन्यू को एक दफ़ा की जो सेल है उसके रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 3000 ऐसे मिक्सेस सेल करने पड़ेंगे। 3000 ऐसे मिक्सेस सेल करने का मतलब ये है कि हर मिक्स में एक यूनिट ए की है और एक यूनिट बी की है। इसका मतलब है कि हम 3000 ही ए की यूनिट सेल करेंगे और 3000 ही बी की यूनिट सेल करेंगे। अब ए की प्राइस 100 है, बी की प्राइस 200 है, इसकी टोटल प्राइस आ जाएगी 3 लाख, इसकी प्राइस आ जाएगी 6 लाख। 3 और 6 मिला के हमारा जो 9 लाख का रेवेन्यू है वो पूरा हो जाएगा। अब ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो दी हुई थी, ये इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना था चीज़ों को। अब इसके बाद जब आप सेल्स का बजट बना लेते हैं, तो जो दूसरा बजट आ जाता है वो है प्रोडक्शन बजट। इसका सादा सा फॉर्मूला है। अगर आप इलस्ट्रेशन 1 को देखें, तो इलस्ट्रेशन 1 में आपकी फोरकास्ट सेल दो अलग अलग यूनिट्स की दी हुई है। ए की 6000 यूनिट सेल करनी है, सॉरी पीएस की 5000 सेल करनी है, टीजी की 1000 सेल करनी है, टोटल मिला के 6000 है। तो इन दोनों का बजट अलग अलग बनेगा। जो प्रोडक्शन बजट है दोनों का अलग अलग बनेगा, पीएस का अलग, टीजी का अलग, और दोनों को बाद में हम ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें अलग अलग भी रखें तब भी ठीक है। इसी तरह जो टैसिट अंडरस्टैंडिंग 1 है, इसमें भी ए का बजट प्रोडक्शन वाला अलग बनेगा, बी का प्रोडक्शन बजट अलग बनेगा। अब प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या है? जो फोरकास्ट सेल है, जैसे पीएस की फोरकास्ट सेल है 5000। अब जैसे कल मैंने बताया था कि 5000 चीज़ें तो आपने बेचनी है, लेकिन आप सारी यूनिट सेल आउट नहीं कर देते। आप कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं आपके पास जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी रहती हैं। तो आपने 5000 चीज़ें अगर सेल करनी हैं, तो आपने कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी रखनी होंगी। तो जितनी चीज़ें आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में रखनी है वो आप 5000 में ऐड कर लेंगे। और वो आपकी आ जाएगी टोटल रिक्वायरमेंट। मसलन आप कहते हैं कि 5000 चीज़ें मैंने सेल करनी है और 500 की क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है, तो आप कम से कम 5500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री भी रखी हुई है, तो उसको 50 प्रोडक्शन के बजट में से माइनस कर देंगे, तो वो आपका बजट बन जाएगा। जैसे फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, फॉर्मूला उसने दिया हुआ है कि प्रोडक्शन बजट इज़ फोरकास्ट सेल माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, और नीचे उसने बता दिया कि ये आपकी बजटेड प्रोडक्शन है। इसको इसने इस तरह ऊपर से नीचे लिख दिया। आप प्लस माइनस फार्मूला के तौर पे भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आपकी फोरकास्ट सेल है, फोरकास्ट सेल इज़ इक्वल टू प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बजटेड प्रोडक्शन, बीपी मतलब बजटेड प्रोडक्शन। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं कि बजटेड प्रोडक्शन यानी बीपी इज़ इक्वल टू फोरकास्ट सेल्स एफएस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने प्लस करनी है, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये आपका प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। ये सादा सा फॉर्मूला है, यही फार्मूला मटेरियल परचेज बजट में भी इसी तरह का ही फार्मूला यूज़ होगा। तो ये आपका प्रोडक्शन बजट पी बी इज़ इक्वल टू, ये बी पी लिख दिया, पी बी इज़ इक्वल टू फोरकास्ट सेल प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये आपका प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। अब प्रोडक्शन बजट की भी आगे इलस्ट्रेशन उसने दी हुई है, उस इलस्ट्रेशन पे जाते हैं हम। कहते जी कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट पी एस एंड टी जी। मैंने पहले बताया था कि अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रही हैं तो उन दोनों का बजट भी अलग अलग बनेगा। अब दोनों की उसने बता दिया कि 5000 और 1000, जैसे पहली एग्जांपल में हमने देखा था। यहाँ पे नीचे उसने एक्स्ट्रा डाटा ये दे दिया कि ओपनिंग इन्वेंट्री भी दोनों की दे दी 100 और 50, रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 1100 और 50 ये दे दी उसने। ये शायद 110 है, आप सोल्यूशन में देखते हैं। प्रोडक्शन बजट कैसे बनाएंगे? सादी सी बात है कि सेल बजट 5000 था, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारी बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स जो होंगी ना वो 6000 होंगी। कि हम कम से कम 6000 यूनिट्स बनाएंगे, उनमें से 5000 सेल हो जाएंगी, 1100 हमारी बच जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी 100 हमारे पास पहले पड़ी हुई थी। तो 5000 हमने बनाई, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 पड़ी हुई थी, टोटल 5100 हो गई। 5100 में से हम 1100 क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा लेंगे, तो सॉरी 6100 में से 1100 बचा लेंगे तो 5000 सेल हो जाएंगी। इसी तरह टी जी की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 50 थी, ओपनिंग भी 50 थी, तो सेल बजट आपका 1000 था। तो सेल बजट में आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड कर लिया, ओपनिंग को माइनस कर दिया, तो प्रोडक्शन भी आपने 1000 यूनिट की ही की है। अब आ जाते हैं मटेरियल परचेज बजट और मटेरियल यूजेज बजट। मटेरियल यूजेज बजट और चीज़ है, मटेरियल परचेज बजट और चीज़ है। लेकिन मटेरियल परचेज बजट फाइंड करने के लिए मटेरियल यूजेज बजट कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अच्छा, मटेरियल यूजेज बजट बड़ा आसान है। वो कैसे? कि जो आपका प्रोडक्शन बजट है ना, जैसे टी जी का पी एस का 6000 है इस वाली एग्जांपल में, और टी जी का आपका 1000 है, यानी ये और ये। आपने सिंपली क्या करना है कि इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स को, जो बजटेड प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देना है कि इसमें एक यूनिट पे कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पी एस की एक यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल यूज़ हो रहा है। जब आपने पी एस की 6000 यूनिट्स बनानी है, टोटल मटेरियल यूजेज बजट बन जाएगा 12000 kgs। इसी तरह टी जी में आप कहते हैं कि 1.5 kg मटेरियल यूज़ होता है एक यूनिट बनने में, टी जी की आपने 1000 यूनिट्स बनानी है, तो इसका मतलब है कि टी जी में 1000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 kg मटेरियल टी जी में ही लगेगा। अब ये मटेरियल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसने। तो जैसा क्वेश्चन दिया होगा हम वैसे कर लेंगे उसको। मटेरियल यूजेज बजट का वही फार्मूला है, सॉरी मटेरियल परचेज बजट का, कि जितना मटेरियल यूजेज बजट आ जाएगा यहाँ पे इससे ऊपर वाले पार्ट में, जो 6000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 12000 kg वो आ गया, 1000 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 kg वो आ गया। तो टोटल मटेरियल हमें चाहिए 12000 प्लस 1500, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 13500 kg हमें टोटल मटेरियल चाहिए। ये मटेरियल यूजेज बजट है। मटेरियल यूजेज बजट हम हर टाइम उतना मटेरियल, कुछ ना कुछ मटेरियल हम अपने स्टोर में भी सेव रखते हैं, ताकि किसी वजह से भी आपका मटेरियल की सप्लाई शॉर्ट हो जाए, देर हो जाए उसमें, तो आप स्टोर में पड़ा हुआ मटेरियल यूज़ कर लें। इसलिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। प्रोडक्शन बजट में हमने क्या किया था कि सेल बजट, जो फोरकास्ट सेल थी, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड कर लिया था। उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा होगा, ये है मटेरियल यूजेज बजट,
मटेरियल यूजेज में ये जो उसने ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की है ना, ये फिनिश गुड की नहीं की, ये मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की। और ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने ऐड की है और ऊपर वाली ओपनिंग माइनस की है, ये दोनों मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। जब हमने प्रोडक्शन बजट बनाया था तो उस वक्त हमने फिनिश गुड की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस माइनस किया था। यहाँ पे इन्वेंट्री जो लेनी है आपने वो मटेरियल की केजीज़ की इन्वेंट्री लेनी है। तो ये दोनों में फ़र्क है, फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इसमें इन्वेंट्री का वो डिफरेंस यही है कि वहाँ पे फिनिश गुड की इन्वेंट्री है और यहाँ पे मटेरियल की इन्वेंट्री है। ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक इलस्ट्रेशन उसने दी हुई है, हमने ऊपर अभी कैलकुलेट कर लिया कि TPS की 6000 यूनिट बनानी है और TG की हमने 1000 यूनिट बनानी है। यहाँ पे दोबारा उसने वही चीज़ दे दी। अब वो कहता है कि फ़िनिश प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है ना वो दो तरह का है। दो तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा है तो मटेरियल यूजेज बजट भी दो तरह का बनेगा। X का अलग बनेगा रॉ मटेरियल का और Y का अलग बनेगा। कहता है कि PS प्रोडक्ट में जो मटेरियल X यूज़ हो रहा है वो कितना है, वो 12 kg है। PS प्रोडक्ट में जो आपका मटेरियल यूज़ होगा वो 12 kg है ये। और TG में जो मटेरियल X यूज़ होगा वो भी 12 kg है, जबकि मटेरियल YPS में 6 kg और TG में 8 kg यूज़ हो रहा है। अब ये चीज़ें, ये डाटा हमने नोट कर लिया। अब आगे आ जाते हैं। वो कहता है कि हमारा रॉ मटेरियल की जो डिज़ायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो X की 6000 kgs है और Y की 1000 kg और ओपनिंग इन्वेंट्री 5000 kg दोनों की है। रॉ मटेरियल X की प्राइस दी हुई है, Y की प्राइस दी हुई है। हम मटेरियल परचेज़ बजट जब यूनिट्स में यानी केजीज़ में कैलकुलेट कर लेंगे तो केजीज़ में कैलकुलेट करने के बाद हम उसको उसकी पर केजी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पर केजी प्राइस के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा बजट डॉलर्स में आएगा, वैल्यू में आएगा। हमने सिंपल केजीज़ में नहीं लेना बल्कि हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वो वैल्यू कितनी है। अब अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखो उसके सोल्यूशन को, तो उसने कैलकुलेट कर लिया कि अगर आपने PS यूनिट 6000 बनानी है तो उस पे मटेरियल X पर यूनिट लगा था 12 kg। 12 को 6000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 72,000 kg। इसी तरह जो PS में मटेरियल Y लगना था वो आपका लगना था 6 kg पर यूनिट, तो उसको 6000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो वो ये 36,000 kg आ गया। इसी तरह TG के में भी देख लें कि TG की हमने 1000 यूनिट बनानी थी, उसमें मटेरियल X हर यूनिट में 12 kg लगा, तो टोटल 12,000 kg हमने मटेरियल X ख़रीदना है TG के लिए यूज़ करना है जो, और 8,000 kg हमने मटेरियल Y प्रोडक्ट TG में। इससे हमें पता चला कि टोटल मटेरियल यूजेज बजट मटेरियल X का बनेगा 84,000 kg और मटेरियल Y का बनेगा 44,000 kg। मटेरियल X में मटेरियल X की ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, मटेरियल X की ही क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड किया तो मटेरियल X का परचेज़ बजट आ गया 85,000 kg। 85,000 kg मटेरियल हमने ख़रीदा, 5,000 kg हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, टोटल हमारा 90,000 kg हो गया। उस 90,000 kg में से हम मटेरियल 84,000 kg यूज़ कर लेंगे तो 6,000 kg हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बच जाएगी। मटेरियल Y भी उसने 44,000 उसका यूजेज बजट है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो इस 44,000 में उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड किया, तो उसका आ गया कि 40,000 आप मटेरियल Y परचेज़ करेंगे। अब दोनों मटेरियल की क्वांटिटी को केजीज़ को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। 85,000 kg आपने मटेरियल X ख़रीदना है, मटेरियल X की पर यूनिट प्राइस है 0.72, 85,000 को 0.72 से मल्टीप्लाई किया तो 61,200 आपका आंसर आ गया। इसी तरह Y का 1.56 की पर केजी रेट है, 40,000 आपने Y परचेज़ करना है, इसको 1.56 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका 62,400 आंसर आ गया कि ये आपका इतने डॉलर का मटेरियल ख़रीदेंगे X और Y। तो ये मटेरियल बजट आपका बन गया।
बाकी नीचे वर्किंग उसने करके दिखाई है, वो हमने डिस्कस कर लिया। लेबर बजट जो है वो लेबर बजट आपका लेबर आवर्स पे और फिर उसके बाद रेट से उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके लिए भी हमें प्रोडक्शन बजट को फॉलो करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन बजट हमने जितना कैलकुलेट किया 6000 यूनिट हमने पीएस की बनानी है, 1000 यूनिट्स हमने टीजी की बनानी है। हर यूनिट में कितने लेबर आवर्स लगते हैं, फिर उनका रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके 8 लेबर आवर लगते हैं पीएस में पर यूनिट और 12 लेबर आवर लगते हैं टीजी में पर यूनिट, और लेबर का जो रेट है वो 5.20 पर आवर है। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 6000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6000 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12। 1000, एक मिनट, 6000 यूनिट हमने पीएस की बनानी है, 8 आवर्स इसमें लगेंगे, तो 48 आवर्स 48,000 आवर्स हमें पीएस के लिए चाहिए। टीजी की हमने 1000 यूनिट बनानी है, टीजी की एक यूनिट में 12 आवर्स लगेंगे, तो 12, ये 12 लिखा हुआ है लेकिन ये 12,000 है, 12,000 आवर्स हमें इसके लिए चाहिए। तो टोटल हमें 60,000 आवर्स चाहिए लेबर के, ये 60,000 आवर्स हमें लेबर के चाहिए। अब 60,000 आवर जैसे उसने नीचे कैलकुलेट किया हुआ, ये इनका रेट है 5.2 ईच। इसका मतलब है लेबर की टोटल पेमेंट जो हमने करनी है वो 3,12,000 हमने करनी है। तो हमें ये पता चल गया कि लेबर के लिए जो हमने टोटल पेमेंट करनी है वो हमारा लेबर बजट है। यानी हमने सिर्फ आवर्स कैलकुलेट नहीं करने, बल्कि हमने आवर को उसके रेट से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो अमाउंट में आएगा, डॉलर्स में आएगा, जो कि 3,12,000 है, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग उसने दी है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग फर्म एस्टिमेट्स दैट इट विल टेक 2,25,20 actual cleaning hours to clean an office block. Unavoidable interruption and lost time are estimated to take 10% of the worker time. If the wage rate is 8.5 per hour, the budget labor cost will be. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन उसने दिया है। वो कहता है कि आपका जो एक्चुअल क्लीनिंग टाइम है ना, ये जो उसने दिया हुआ है, ये 25-20 आवर्स आपका एक्चुअल क्लीनिंग टाइम है, लेकिन ये क्लीनिंग टाइम आता है 10% टाइम लॉस होने के बाद। इसका मतलब है कि ये जो 25,520 आवर्स हैं, ये टोटल आवर का 90% है, क्योंकि 10% आवर्स तो वेस्ट हो गए। कहने का मतलब उसका ये है कि आप इस 2520 आवर्स अगर आपको एक्चुअली चाहिए, तो इसमें आइडल टाइम आप माइनस करेंगे। आइडल टाइम माइनस करने का तरीकाकार ये है कि आप एक्चुअली इससे ज़्यादा काम करेंगे। ज़्यादा काम करने का ये कि 2520 जो आपके घंटे हैं, ये बनता है 90%, क्योंकि 10% लॉस होने के बाद ये घंटे आ रहे हैं। तो अगर 2520 को आप मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, 2520 डिवाइडेड बाय 0.9, क्योंकि 90% है ये टोटल का, तो जब आप 0.9 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका जो आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आए कैलकुलेट कर लें उसको, उस आंसर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ये लेबर रेट से। यानी 2520 डिवाइडेड बाय 0.9, जो भी आंसर आएगा उतने घंटे आप काम करेंगे, उसमें से 10% लॉस हो जाएगा और बाकी आपके पास 2520 घंटे बच जाएंगे। उन आवर्स को आपने 8.5 पर आवर से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे जो आंसर दिए हैं उनमें से आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपने कर लेनी है। फिर इसमें अगर कोई इशू आता है तो वो कल आप मुझे बताएंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब आ गया ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट भी सिंपल है, दो तरह का ओवरहेड होता है, एक वेरिएबल एक फ़िक्स। वेरिएबल ओवरहेड तो ये होगा कि जितने लेबर आवर्स चाहिए
उन्हीं लेबर आवर्स को पहले हमने जैसे यहाँ पे लेबर आवर्स हमें चाहिए थे 60,000, 60,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 5.2 से, ये हमारा आ गया था लेबर बजट, ये 60,000 टोटल आवर्स थे। अब वहाँ पे जो हमारा ओवरहेड का बजट है वेरिएबल ओवरहेड का, उसमें भी यही 60,000 आवर्स ही यूज़ होंगे, यही वाले इन्हीं 60,000 आवर का। लेकिन जो ओवरहेड का रेट होगा ना, जैसे लेबर का रेट यहाँ पे 5.2 है जो यहाँ उसने दिया है, वहाँ पे उसका जो ओवरहेड का रेट होगा वो डिफरेंट होगा। हम इन्हीं 60,000 को उस ओवरहेड रेट से, जो भी उसने ओवरहेड रेट दिया हुआ होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो देख लेते हैं। वो कहता है कि आपका जो ओवरहेड रेट है वो ये दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 1.54, फिक्स ओवरहेड का रेट है 0.54, ये दोनों दिए हैं उसने ये। तो हम उन्हीं 60,000 पर, ये पर मशीन आवर है, ये भी पर मशीन आवर है। अगर तो लेबर आवर की बेस पे होता तो लेबर आवर हमने कैलकुलेट किए में 60,000, लेकिन ये यहाँ पे वो थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा है। वो कहता है कि आपका जो ओवरहेड है वो लेबर आवर पे नहीं लग रहा बल्कि मशीन आवर पे लग रहा है। अब मशीन आवर कितने हैं वो हमें ये बता रहा है कि आपके जो टोटल मशीन आवर्स हैं, अगर आपने 6,000 यूनिट पीएस की बनानी है, 1,000 यूनिट टीजी की बनानी है, पीएस में एक यूनिट में 8 लेबर और मशीन आवर लगते हैं, टीजी में 12 लगते हैं। तो हम 6,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 यूनिट पीएस की, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आवर हमें चाहिए पीएस के लिए। और हमने 1,000 यूनिट बनानी है उसके लिए टीजी की, और उसमें भी 12 घंटे पर यूनिट लगते हैं जो उसने यहाँ पे दिया हुआ है, 12 घंटे पर यूनिट। तो 12,000 घंटे वो आ जाएंगे। टोटल मिला के वही 60,000 है, सिर्फ है वो लेबर आवर के जितने ही हैं 60,000 है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन में डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि उसने सिर्फ यहाँ पे उसको मशीन आवर की जगह लेबर आवर का नाम दे दिया, और इस वजह से वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। तो हम उसको क्या करेंगे कि अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप इसका सोल्यूशन देखो तो उसने 60,000 आवर्स थे टोटल मशीन आवर, इनको 1.54 से मल्टीप्लाई किया तो ये 92,400 आ गया वेरिएबल ओवरहेड। जबकि इसी 60,000 को 0.54 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32,400 आंसर आ गया, ये है फिक्स ओवरहेड। तो दोनों का क्योंकि रेट अलग अलग दिया हुआ था तो हमने दोनों के अलग अलग रेट से उसको मल्टीप्लाई किया तो 1,24,800 हमारा टोटल ओवरहेड आ गया, जो यहाँ दिया है उसने टोटल करके। तो इसको कहते हैं हम ओवरहेड का बजट। तो ओवरहेड बजट भी इसी तरह सिंपल ही होता है। जब आपने ओवरहेड बजट भी बना लिया, इसके बाद आपका वैसे तो काम ख़त्म हो जाता है। आगे उसने कुछ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, तो ये कल आपने मुझे करके या इसकी तस्वीर लेके भिजवा देनी है। और अगर उसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके पहले ही भेज देना, ताकि फिर उसको हम रात को जो मैं लेक्चर दूंगा उससे पहले उसका अलग से सोल्यूशन दे के तो फिर अगला लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब अगली जो चीज़ है ना इम्पोर्ट, ये तो हो गया प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, मटेरियल परचेज बजट, फ़लाँ बजट, ये सारे तो बनते ही रहते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, सबसे इम्पोर्टेंट बजट जो हमारा होता है वो है कैश बजट और कैश फ्लो फोरकास्ट। कि अगर हमारा बिज़नेस कैश को मेंटेन नहीं कर रख सकेगा तो बिज़नेस कभी भी सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर सकता। तो कैश को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उसने डिफ़ाइन किया है कि कैश फोरकास्ट क्या होती है, इज़ एन एस्टीमेट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट। आने वाले साल में हमें कितना कैश रिसीव होगा और कितना कैश हम पे करेंगे लोगों को। कैश रिसीव होने के हमारे पास जो सोर्सेज हैं, सबसे पहला सोर्स तो है सेल्स, कि हमने जो सेल्स करनी है उसके बदले हमें कैश मिलेगा। दूसरा ये है कि हमें कैश किसी लोन से भी मिल सकता है, किसी से लोन ले लिया वो भी कैश मिल गया। तीसरा सोर्स ये होता है कि आपके पास कोई पुराना एसेट पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी पड़ी हुई है, कोई मशीन पड़ी हुई है, वो एसेट आपने सेल आउट कर दिया, उससे भी कैश जनरेट हो सकता है, तो ये कैश रिसीव हुआ। कैश पेमेंट आप किसको करेंगे? आप सप्लायर को पेमेंट करेंगे, टैक्स पे करेंगे, लोन अगर लिया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, कोई आपने मशीन ख़रीद ली तो उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ जगह पे आपकी कैश पेमेंट भी होगी। तो कैश रिसीट और पेमेंट का जो डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारी कैश की फोरकास्ट बन जाती है। और बजट क्या होता है? कैश बजट इज़ अ कमिटमेंट टू अ प्लान फॉर कैश रिसीट एंड पेमेंट, कि हमने वो जो कैश का
प्लान बनाया है ना कि इतने रिसीव होंगे और इतने पे करेंगे, हम उसके साथ कमिटेड रहें, तो वो हमारा कैश बजट कहलाता है। कैश बजट आर यूज टू असेस एंड इंटीग्रेट ऑपरेटिंग बजट, प्लान फॉर कैश शॉर्टेजेस और कंपेयर विद एक्चुअल स्पेंडिंग। मतलब कि कैश बजट हमें 3 फ़ायदे देता है। एक तो ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग बजट होता है ना, सेल्स का और परचेजेस का और एक्सपेंसेस का, ये ऑपरेटिंग बजट है, उसका हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी कितनी सेल्स होंगी, कितनी हमारी परचेजेस होंगी, कितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे। प्लान फॉर कैश शॉर्टेजेस, और अगर हमें पता चल जाए कि हमारे बजट में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, यानी कैश की पेमेंट्स ज़्यादा हैं और कैश की जो रिसीट है वो कम है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, कैश की शॉर्टेज हो जाएगी। या अगर हमारी रिसीट ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम है तो सरप्लस हो जाएगा। अगर शॉर्टेज होगी तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। और अगर सरप्लस होगा तो उसका भी हमने प्लान करना है कि ये सरप्लस हम फिर कहाँ स्पेंड करें। कोई इसका एसेट ख़रीद लें, कोई लेबर हायर कर लें, मटेरियल एक्स्ट्रा ख़रीद लें, या बैंक में सेव कर दें। और इसी तरह तीसरा जो पर्पज़ है बजट का वो है कंपेयर विद एक्चुअल स्पेंडिंग। आपने बजट बना लिया कि आपके एक्सपेंस होने चाहिए 10 मिलियन, लेकिन एक्चुअली आपके एक्सपेंडिचर हो गए 11 मिलियन। तो अब आपने ये देखना है कि ये 10 मिलियन की जगह 11 मिलियन क्यों हुए या 10.2 मिलियन क्यों हुए, जो भी उसकी अमाउंट आ जाती है। तो ये कंपैरिजन में भी बजट हमें हेल्प करता है। Cash forecast can be prepared based on receipt and payment forecast. This is forecast of cash receipt and payment based on prediction of sales and cost of sales. क्या आपने कितनी सेल करनी है वो रिसीट है, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी वो पेमेंट है, मटेरियल इन्वेंट्री ख़रीदेंगे, लेबर को पे करेंगे, ये पेमेंट्स हैं। इसकी बेस पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो रिसीट एंड पेमेंट की फोरकास्ट कहलाती है। और एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्ट। दिस इज़ अ फोरकास्ट डिराइव्ड फ्रॉम प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, prediction made of all item except cash which is then derived as a balancing figure। हम ये करते हैं कि हमें बाकी सारा तो डाटा दिया होता है, एसेट्स भी दिए होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी दी होती हैं, कैपिटल भी दिया होता है, ये सारी चीज़ हम लिख लेते हैं। तो उसमें हमारे बैलेंस शीट में कैश वाला आइटम मिसिंग होता है। डेबिट साइड पे जितनी चीज़ कम होगी वो हम कैश के खाते में डाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आने वाले वक्त में कैश इतना हमारे पास पड़ा होगा। कैश फ्लो फोरकास्ट, क्या आने वाले साल में हमें कितना कैश रिसीव होगा और कितना कैश हम पे करेंगे, इसको कहते हैं हम कैश फ्लो फोरकास्ट। ये बनाई कैसे जाती है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये जो उसने पॉइंट्स लिखे हैं ये तो सिर्फ रीडिंग के पॉइंट्स हैं, वो आप रीड कर लेना। ये एक उसने फॉर्मेट दिया है परफॉर्मा, मंथ है 1 2 3 4, वो उसने ऊपर लिखे हुए ये सारे 1 2 3 4, ये 4 महीने हैं। हर महीने में कितनी रिसीट होंगी वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, रिसीट वाली जगह पे यहाँ 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 यहाँ, और सब टोटल में भी वो सेम अमाउंट यहाँ यहाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने जो पेमेंट्स करनी है वो सारी पेमेंट आपने यहाँ लिखी और उनको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि पेमेंट रिसीट में से माइनस होंगी, और यहाँ पे आपका सब टोटल उसका आ गया। पेमेंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मैनी लाइंस उसने इसीलिए लिखा है कि पेमेंट एक से ज़्यादा हो सकती हैं। रिसीट में उसने मैंने फ्यू लाइंस लिखी हैं कि रिसीट या तो आपको सेल से रिसीव होगा या आप कोई एसेट सेल कर लेंगे तो उसमें रिसीव हो जाएगा, तो इसलिए फ्यू लाइंस है। तो ये नेट कैश फ्लो आ गया यहाँ पे कि रिसीट और पेमेंट का जो डिफरेंस है वो नेट कैश फ्लो है। कुछ कैश आपके पास ऑलरेडी पड़ा होगा, उस कैश को आप नेट कैश फ्लो में ऐड कर लेंगे। अगर ये बैलेंस नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे, तो बैलेंस एट द एंड आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से कैश की पूरी फोरकास्ट बनाई जाती है। ये 2 महीनों की, 3 महीनों की, 4 महीनों की, पूरे साल की बनाई जा सकती है। लेकिन आपको पेपर में जो क्वेश्चन देता है वो 2-3 महीने का दे के उसके बाद आपको आंसर कैलकुलेट करने का कह देता है कि आप उसका जो MCQ का आंसर कैलकुलेट करें, या लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं आ जाता है 2 जो क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह दिया होगा, कहते हैं फोरकास्ट सेल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि जनवरी में आप $6000 की सेल करेंगे, फरवरी में 8000 की सेल करेंगे, मार्च में 4000 की सेल करेंगे और अप्रैल में 5000 की सेल करेंगे। फिर नीचे कुछ डिटेल दे देगा, वो कहता है कि आपको 10% पेमेंट तो उसी महीने में मिल जाएगी जिस महीने में आपने सेल की है। यानी वापस अगर आप ऊपर चले जाएँ तो आपने जनवरी में कितनी सेल की है, 6000 सेल की है, इसमें से $600 तो आपको मिल जाएंगे जनवरी में। फरवरी में आपने 8000 सेल की है, इसमें से $800 आपको मिल जाएंगे फरवरी में।
फिर मार्च में आपने 4000 सेल किया तो इसमें $4400 आपको मिल जाएंगे उसी महीने में। ये इसका कहने का मतलब है पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट उसने ये दिया है कि 40% मिलेगा उससे अगले साल महीने, मतलब कि जनवरी की ये जो 6000 सेल है, ये इसका जो 40% है ना, 6000 का 40% बनता है 2400, वो 2400 मिलेगा फरवरी में। फरवरी की जो 8000 सेल है, इसका 40% 3200 बनता है, वो मिलेगा मार्च में। और मार्च की जो 4000 सेल है, इसका 40% यानी 1600 वो मिलेगा अप्रैल में। और अप्रैल की जो 5000 सेल है, इसका 40% जो 2000 बनता है वो मिलेगा आगे मई में। लेकिन मई का क्योंकि हमने फोरकास्ट नहीं बनानी, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये दूसरे पॉइंट का मतलब है। तीसरा पॉइंट उसने ये दिया है कि आपका उसके बाद 45% मिलेगा तीसरे महीने में जाके। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो जनवरी की सेल है ना 6000, इसमें से 600 जो 45% है वो जाके मिलेगा आपको मार्च में, 40% मिलेगा फरवरी में जो अभी ऊपर पॉइंट डिस्कस किया था, और 10% मिलेगा इसी जनवरी के महीने में। इसी तरह जो फरवरी की सेल है, फरवरी की सेल में भी 10% तो आपको मिल जाएगा इसी महीने में, फरवरी के महीने में। 40% मिलेगा मार्च में, और बाकी 45% मिलेगा अप्रैल में। इसी तरह मार्च का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और आखिर में वो ये कहता है कि ये जो 5% आपका बच गया ना, इन सब को ऐड किया तो आपका आया 95%। 5% बाकी जो है वो कहता है वो बैड डेट्स हैं। बैड डेट आपको मिलते नहीं हैं, वो इरिकवरेबल है, लिहाजा उनको हम कंसिडर नहीं करते। अब अगर देखो तो वो कहता है कि किस महीने का बजट बनाएं। यहाँ पे लिखा उसने कि कैश फोरकास्ट बनाएं अप्रैल के लिए। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अप्रैल में, अब हम देख लेते हैं कि अप्रैल में कौन कौन सी पेमेंट मिलेगी। अप्रैल में मिलेगा 10% अप्रैल का ही मिलेगा। मार्च की कुछ अमाउंट भी अप्रैल में मिलेगी, फरवरी की कुछ अमाउंट भी अप्रैल में मिलेगी। तो ये फरवरी और मार्च की पेमेंट भी अप्रैल वाले महीने में ऐड हो जाएगी। अब हमने ये देखा था कि अप्रैल में मार्च की कितनी पेमेंट मिलेगी। मार्च की सेल का अगले महीने में जो जाता है ना, वो है 40%। फरवरी की सेल का जो अप्रैल में आएगा वो आएगा 45%। अभी हमने क्वेश्चन में ये चीज़ देखी है, तो इसकी बेस पे उसने कैलकुलेट किया, नीचे जो सोल्यूशन बनाया है उसने, उसको अगर आप सोल्यूशन को देखो तो वो कहता है कि आपको अप्रैल की सेल जो 5000 है उसका 10% तो मिल जाएगा अप्रैल में। फिर उससे पिछले महीने की सेल है मार्च की, तो हमने पढ़ा कि जो मार्च की सेल है उसका 40% अप्रैल में मिलेगा। इसी तरह फरवरी की सेल का 45% अप्रैल में मिलेगा। इन तीनों अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद उसने ऐड किया तो टोटल जो अप्रैल में पेमेंट मिलेगी वो 5700 मिलेगी। तो ये 5700 आपकी जो टोटल पेमेंट है, ये कैश फोरकास्ट है अप्रैल के लिए। ये तो हो गया रिसीट का। इसी तरह पेमेंट की भी बात कर लेते हैं कि पेमेंट होती है परचेजेस के ऊपर। वो सारी कहानी ये उसने ये लिखी है कि पेमेंट आपकी परचेजेस के ऊपर होती है। नीचे उसका भी फॉर्मेट इसी तरह का है। क्वेश्चन उसने ये दे दिया कि a manufacturing business makes and sell widgets. Each widget require 2 unit of raw material which cost $3 each. Production and sale quantities of widget each month are as follows. 50,000 यूनिट आप दिसंबर में बनाएंगे, 55,000 आप जनवरी में बनाएंगे, 60,000 आप फरवरी में बनाएंगे, बजट है ये। और मार्च में आप 65,000 बनाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इन सब को ना 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इनको भी 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना है कि आपका हर यूनिट में 3 kg मटेरियल लग रहा है, $3 की कॉस्ट आती है, और हर यूनिट पे 2 kg मटेरियल लगता है, 2 यूनिट ऑफ मटेरियल लगता है। तो इसका फिर हम यूँ करते हैं कि पहले हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाए। 50,000 यूनिट अगर आपने दिसंबर में बनाई हैं तो हर यूनिट पे 2 यूनिट मटेरियल के लगे, 1 लाख मटेरियल लगा। मटेरियल की जो वैल्यू थी 3 थी, तो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लाख का मटेरियल आपका दिसंबर में लगा। जनवरी में आपने 55,000 यूनिट बनाई हैं, हर यूनिट पे 2 kg मटेरियल या 2 यूनिट मटेरियल लगेगा, 1,10,000 यूनिट्स बन जाएंगी।
1,10,000 यूनिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से सॉरी, तो 3 उसकी प्राइस है, तो वो आपकी 3,30,000 जनवरी की जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। फिर वो नीचे इसी तरह फेबररी और मार्च भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। नीचे वो ये कहता है कि इन द पास्ट बिजनेस हैज़ मेंटेन इन इट्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट 1,00,000 यूनिट, हाउएवर इट प्लान्स टू इंक्रीज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टू 1,10,000 एट द एंड ऑफ जनवरी एंड 1,20,000 एट द एंड ऑफ फेबररी। अब पहले तो यहाँ पे भी दिसंबर के महीने में भी उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री 1,00,000 थी, क्लोजिंग भी 1,00,000। जनवरी के महीने में भी ओपनिंग 1,00,000 थी और क्लोजिंग, अब वो कहता है कि जनवरी के महीने के बाद आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री जनवरी में मेंटेन करनी है 1,10,000। तो जनवरी में ओपनिंग तो लाख आ गई, क्लोजिंग 1,10,000 हो जाएगी। तो जो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मार्च के फेबररी के लिए ओपनिंग होगी। तो ये जो 1,10,000 है ये फेबररी की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। फेबररी की क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कहता है 1,20,000 है, और उसके बाद वो 1,20,000 ही रहेगी, यानी मार्च की ओपनिंग भी 1,20 और मार्च की क्लोजिंग भी 1,20। तो इस तरीके से वो इन्वेंट्री भी आपने जहन में रखनी है। अब आ जाए सोल्यूशन पे। कहता है कि दिसंबर में आपने 50,000 यूनिट बनानी है, हर यूनिट पे 2 यूनिट लगेंगे मटेरियल के, 1,00,000 यूनिट ऑफ मटेरियल चाहिए। 1,00,000 अगर आपने यूज़ करना है तो यूजेज के बाद हम मटेरियल परचेज बजट जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मटेरियल यूजेज बजट माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। तो दिसंबर में ओपनिंग और क्लोजिंग 1,00,000 है, तो वो प्लस माइनस होगा, तो फाइनल आंसर जो परचेजेस का आ जाएगा वो 1,00,000 आ जाएगा। जनवरी में वो 55,000 यूनिट बनानी है, उस पर 2 kg के हिसाब से 1,10,000 kg यूनिट मटेरियल लगेगा, 1,10,000 यूनिट मटेरियल के लगेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,00,000 आपने डाली, क्लोजिंग 1,10,000, प्लस माइनस किया तो 1,20,000 यूनिट्स आपने मटेरियल परचेज करना है जनवरी में। इसी तरह फेबररी में 1,30,000 और मार्च में भी 1,30,000। इन सारे परचेजेस को इस प्राइस के साथ, रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सारे आंसर्स आपके पास आ गए। अब ये आंसर कैलकुलेट करने के बाद इसका मतलब है कि आप इतने इतने डॉलर का मटेरियल परचेज करेंगे, तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट इस तरीके से करेंगे, तो उसने हमें ऊपर दिया हुआ है कि हम पेमेंट जो करते हैं ना, ऊपर वापस जाते हैं क्वेश्चन में, ये कहता है कि बिजनेस टेक 1 मंथ क्रेडिट फॉर इट्स फ्रॉम इट्स सप्लायर। हमने पेमेंट जो करनी है ना, पेमेंट का जो बजट बनाना है या फोरकास्ट बनानी है पेमेंट की, ये जो जनवरी की हमने 3,00,000 मटेरियल दिसंबर में ख़रीदा, ये पेमेंट होगी जनवरी में। 3,60,000 का जनवरी में ख़रीदा, ये पेमेंट होगी फेबररी में। और 3,90,000 का फेबररी में ख़रीदा, ये पेमेंट होगी मार्च में। ये पेमेंट होगी आके मार्च में। तो हम ये सारी पेमेंट करने के बाद ये बजट बनाया कि जनवरी में ये जो पेमेंट हुई है ये दिसंबर वाला 3,00,000 था, फेबररी में ये जो पेमेंट हुई है ये जनवरी वाला 3,60,000 था, और ये मार्च में जो पेमेंट हुई है ये फेबररी वाला 3,90,000 था। तो ये पेमेंट का बजट आपका फोरकास्ट बन गई। अच्छा जी, ये बजट आपने बना लिया, इसकी टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, ये आप करेंगे इसको सॉल्व, और उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग आप अपने तौर पे उसको करें और उसमें जो मसाइल हों वो बस डिस्कस कर लें। फिर आखिरी टॉपिक इसमें उसने दिया हुआ है कि प्रिपेयरिंग मास्टर बजट, के जो फंक्शनल बजट आपने बनाए हैं उन सब को इकट्ठा करके एक मास्टर बजट बना लेते हैं। तो जब आप ऊपर वाली टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे ना, तो फिर ये आपको ये वाला ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा और इस अंडरस्टैंडिंग को भी आप कर सकेंगे। तो अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं जी, आगे क्या है इसमें।
व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस ये होता है कि आपने एक बजट बना लिया, अगर उस बजट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ गई तो फिर ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये व्हाट इफ़ एनालिसिस भी एक लेंथी टॉपिक है, इसकी कैलकुलेशन तो इसको भी हम जो है वो कल ही करेंगे। तो थोड़ा सा ये जो है ना कि इस काम को आप साथ साथ करते जाएंगे तो फिर ही मुझे पता चलेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल क्या है। ये ना हो कि हम तेज़ तेज़ आगे आगे चलते रहें और वो कुछ चीज़ें रह जाएं बीच में जो सही समझ ना आए, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप सही तरीके से पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। अब इसका जो पार्ट हमारा रह गया है बजटिंग वाले चैप्टर का, ये हम कल करेंगे। तो ये हमारा कल मैं इसका मुमकिन है कि सुबह भेज दूँ इसका भी लेक्चर, और जो शाम में है वो एक और लेक्चर बना के भेज दूँगा। उससे ये होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा काम आपके पास हो जाएगा जमा। तो आज इस टाइम के लिए इतना ही है, ये लेक्चर आप सुने। तो फिर दूसरा लेक्चर जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, एक सुबह रिकॉर्ड करके भेज दूँगा, और फिर एक लेक्चर जो है वो कल शाम को भी रिकॉर्ड करके भेज दूँगा, जो कि चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड होगा। और उसको हम फिर चैप्टर 14 आपका है कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये MA2 में वैसे तो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे वो दोबारा है। तो अभी इसको जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक देखें, फिर इंशाल्लाह अगला डिस्कस करेंगे।